तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिकोस वेन से। दैट इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ सीरा विकार। तो वेरिकोस वेन किसको हम लोग बोलते हैं? तो देखो, वेरिकोस वेन का अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो वेरिकोस वेन इज डिफाइंड एज द एलोंगेशन, डायलिटेशन एंड टॉर्चुअस एंड सर्कुलेशन ऑफ द वेन्स एंड दैट इज नोन एज वेरिकोसिटी और वेरिकोस वेन। तो जो सारे वेन एलोंगेटेड होते हैं, डायलिटेशन होते हैं, जिनमें जिनमें टॉर्चुअसनेस होता है एंड जिसमें सेकुलेशंस, ठीक है, एंड उसी को हम लोग वेरिकोस वेन बोलते हैं। तो सबसे पहले एक सिंप्लीफाई ये जान लो कि वेरिकोस वेन कैसे होता है और इसका नॉर्मल दिखने में कैसा होता है, तुम लोग इमेज में देख पाओगे नेट में। तो यहाँ पे देख लो वेरिकोस वेन कैसे होता है, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। वॉइस आ रहा है ना सबको? है दादा। ओके, देखो एक सेकंड। तो देखो, वेरिकोस वेन हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा, दैट इज एलोंगेशन, यानी वेन का एलोंगेशन हो जाता है प्लस डायलिटेशन हो जाता है, डायलेट हो जाता है वेन्स, टॉर्चुअस हो जाता है, टॉर्चुअस होता है एंड सैकुलेशन हो सकता है। सैकुलेशन मींस क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ सैक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको वेरिकोस वेन बोले। तो नॉर्मली जो वेरिकोस वेन दिखने को जो हम लोग को मिलता है, दैट इज मेनली फाउंड, इट इज अ कॉमनेस्ट साइट इज द लोअर लिम्स। जो लोग पर्सन जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, इनका ऐसा काम है, जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, टीचर्स हो गया, फिर जैसे जो लोग लोड उठाते हैं, मेनली जो लोग ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें ज्यादातर ये वेरिकोस वेन देखा गया है। तो वेरिकोस वेन कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है, देखो ये हमारा ये हमारा लेग है, ठीक है, लोअर लिम्ब है हमारा, ठीक है, उसमें जो होता है सप्लाई जो होता है, जो सुपरफिशियली लाई होता है, दैट इज सुपीरियर वेन हम लोग इसको बोलते हैं, जो सुपरफिशियल लाई है। और एक डीप के अंदर डीप रहता है, डीप में रहता है वेन, उसको हम लोग डीप वेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम नहीं है, जस्ट एक इमेजिन करो कि सुपरफिशियली वेन प्रेजेंट रहता है और उसके अंदर डीप वेन भी प्रेजेंट रहता है इन अवर थाई और लोअर लिम्ब, ठीक है। और वहां से ये दोनों जो सुपीरियर वेन और डीप वेन को जो कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटर्स और कम्युनिकेटिंग वेन्स, ठीक है। तो जो परफोरेटर्स है, इसको ये जो परफोरेटर्स होता है, ये सुपरफिशियल वेन को साथ में डीप वेन के साथ कनेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है। सो परफोरेटर्स आर नथिंग बट द कम्युनिकेटिंग वेन्स which is connecting the superficial vein into the deep vein, ठीक है। तो जब जब हार्ट जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, बेसिकली इसके आगे पास सब सारे मसल्स ले होते हैं, ठीक है, ये मसल्स है, मसल्स में ही हमारा सुपरफिशियल और डीप वेन्स का सप्लाई होता है, मसल्स में ही सुपरफिशियल और डीप वेन्स का सप्लाई होता है। सुपरफिशियल में सुपरफिशियली प्रेजेंट रहेगा एंड डीप प्रेजेंट है डीप में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये जो जितने सारे वेन्स है, डीप वेन्स है, ये जो वेन है, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड हार्ट हार्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। ये हार्ट को सप्लाई कब करता है? जब यहाँ पे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब ये जो क्या होता है, इसमें सुपरफिशियल वेन में क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सुपरफिशियल वेन में जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो ओपन हो जाता है, एंड जब वॉल्स ओपन रहते हैं तो सुपरफिशियल वेन से जाकर के वो डीप वेन में जाता है। एंड डीप वेन में क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब डीप वेन से जो ब्लड रहता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड, इट इज सप्लाइड टू दी हार्ट, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो सुपरफिशियल वेन है उसमें वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। when the muscles contract, these walls become open and the walls become open and the oxygenated blood is transferred from the superficial veins to the deep veins, and from the deep veins it is transmitted towards the heart, ठीक है। फिर हार्ट के पास में जा करके वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट। तो जो परफोरेटर्स है, ये सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक जंक्शन तुम लोग को देखने को मिलेगा, ये हमारा होता है डीप फेशिया लेग। डीप फेशिया ऑफ लेग मींस फैट है, फैट प्रेजेंट है, दैट इज द डीप फेशिया ऑफ द लेग्स। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट है ये हमको जानना है, यहाँ पे एक सिफेनोफिमरल जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो सिफेनोफिमरल जंक्शन, जैसे फिमरल फिमरल और सिफेनस वेन, यहाँ होता है सिफेनस वेन, यहाँ से ओरिजिनेट करता है फ्रॉम दी टो। तो यहाँ पे ग्रेट सिफेनस वेन होता है और होता है स्मॉल सिफेनस वेन, ठीक है। ये जो स्मॉल सिफेनस वेन होता है, ये जान के रखो, एसएसवी जो मैंने लिखा है, स्मॉल सिफेनस वेन, इट इज एम्प्टीड इन दी पॉप्लिटियल वेन। ये हमारा जो पॉप्लिटियल फोसा है, यहाँ पे जाकर के एम्प्टी होता है, ठीक है। बट जो ग्रेट सिफिनस वेन है, ये फर्दर ऑन ऊपर जाके फॉर्मेशन करता है एक जंक्शन। ये यहाँ पर सिफिनस वेन गया और यहाँ पे एक फिमरल वेन है,
तो ये दोनों का एक जंक्शन मीट करता है दोनों एक जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं देखो सेफेनोफीमोरल जंक्शन। ठीक है, ये सेफेनोफीमोरल जंक्शन है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है फ्रॉम दिस जंक्शन, अब ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है फ्रॉम दी सुपरफिशियल वेन्स, देन फ्रॉम दी डीप वेन्स, देन फ्रॉम दी सेफेनोफेमोरल जंक्शन, दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू दी हार्ट। तो ये रूट याद रखना है कि सुपरफिशियल वेन से डीप वेन जाता है, उसकी वजह से डीप वेन से जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है देन वो हार्ट के पास सप्लाई जाता है। तो नॉर्मली जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो सुपरफिशियल वेन, डीप वेन और सेफेनोफेमोरल जंक्शन इसमें ही तुम्हारा जो ब्लड है इसी में ही मूव ऑन करता है। ठीक है, तो वेरिकोज वेन कब बोलेंगे, जब ये जो सेफेनोफीमोरल जो जंक्शन है इसमें अगर कोई इनकॉम्पिटेंस आ जाए। ठीक है, इनकॉम्पिटेंस मींस ये जो फीमोरल जो जंक्शन है इसमें जो वॉल्स प्रेजेंट है वो अगर काम नहीं करे, अगर वो काम नहीं करता है तो वॉल इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा। वॉल इनकॉम्पिटेंस के बाद या फिर सेफेनोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो हार्ट के पास जो हमारा जो ब्लड जा रहा है नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के तरह जो हमारा हार्ट पे जो ब्लड जा रहा है फिजियोलॉजिकली वो नहीं जा पाएगा। एंड जो ब्लड होगा जो रेसिड्यू ब्लड है वो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड रह जाएगा वेन में, तो वेन इट बिकम्स एलोंगेटेड एंड जो टॉर्चुअस हो जाता है वेन। ठीक है, एक रीजन होता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिकोज वेन। सबसे पहले एक होता है कंजेनाइटल, बट कंजेनाइटल केसेस आर वेरी रेयर। उसके बाद कॉजेज आता है प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। तो प्राइमरी कॉज के अंदर हमारे जो सेफेनोफीमोरल जो जंक्शन है इसके वॉल्व का इनकॉम्पिटेंस हो जाता है। तो हर एक वेन में तुम लोग को ये याद रखना है कि हर एक वेन में हमारा वॉल्व्स प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो इसलिए जो सेफेनोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस अगर कुछ कारण से हो जाता है देन ये हमारा जो ब्लड है वो हार्ट पे नहीं जा पाएगा। जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा जो ब्लड है, मतलब जो लोअर लिम्ब में जो ब्लड है वाया द सुपरफिशियल डीप वेन में जो ब्लड आ रहा है वो हमारा यहीं पर ही रह जाएगा, लोअर लिम्स में ही रह जाएगा। देन द वेन्स विल बिकम elongated एंड इट विल बिकम tortuous एंड dilated। ठीक है, तो एक रीजन हो जाता है सेफेनोफीमोरल का इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, एक रीजन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है रीजन इटोलॉजी, क्या हो सकता है परफोरेटर्स। अब ये जो परफोरेटर्स है विच इज कम्युनिकेटिंग द सुपरफिशियल वेन विद द डीप वेन, ये जो परफोरेटर्स है इसमें क्या होता है परफोरेटर्स में ही इनकॉम्पिटेंस आ जाए या परफोरेटर्स ही काम करना बंद कर दे, तब क्या होगा कि सुपरफिशियल वेन से जो डीप वेन में ब्लड आ रहा है, ऑक्सीडेटेड जो भी ब्लड आ रहा है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज ये जो हमारा परफोरेटर जो है परफोरेटर्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या होगा यहाँ पे वेनस का टॉर्चुसिटी हो जाएगा, वेनस का डायलेटेशन हो जाएगा और एलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो डेफिनेशन में भी यही पढ़ा, व्हेन द वेन्स बिकम एलोंगेटेड, डायलेटेशन और टॉर्चुअस देन वी आर कॉलिंग इट एज अ वेरिकोज वेन। ठीक है, तो कॉज के अंदर दैट इज प्राइमरी कॉज के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि व्हेन दिस सेफेनोफीमोरल जंक्शन, व्हेन द सेफेनोफीमोरल was or the sephonofemoral becomes incompetence, then it is the cause of primary cause, it comes under the cause of primary cause for the varicose vein। or when the perforators क्या है, when the superficial veins are communicating with the deep veins, superficial veins से ही जाकर के deep veins में blood आता है, then हमारा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है then हमारा deep veins से जो blood आता है वो हार्ट में जाता है। अब यही परफोरेटर्स अगर इनकॉम्पिटेंस हो जाए तो हमारा जो ब्लड है लोअर लिम्ब में वो यहाँ पे स्टैसिस हो जाएगा, the veins will become elongated, dilated and become tortuous। ठीक है, एक रीजन ये हो जाता है। और ये भी है कि मान लो कि जब फिजियोलॉजिकल वे में जब डीप वेन से जब ब्लड हार्ट में जाता है तब ये जो सुपरफिशियल जो वेन है इसका जो वॉल्व रहता है वो क्लोज रहता है। ठीक है, जो सुपरफिशियल वेन का जो वॉल्व है वो वॉल्व क्लोज रहता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। वॉइस आ रहा है सबको? ओके, तो जब भी डीप वेन से ब्लड जब हमारा हार्ट पे जाता है, ठीक है, तब ये जो सुपरफिशियल वेन का जो वॉल्व है वो क्लोज रहता है। क्यों क्लोज रहता है? बिकॉज टू प्रिवेंट एनी बैक फ्लो। तो जैसे ही कंपेयर करो इसको, जैसे जैसे हार्ट में हमारा जैसे वॉल्व रहता है ना ट्राइकास्पिड माइट्रल वॉल्व, जब ब्लड हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो वो जो वॉल्व है वो क्लोज रहता है टू प्रिवेंट एनी बैक फ्लो। सिमिलर इसी तरह यहाँ पे जब सुपरफिशियल वेन जब डीप वेन में आता है देन द सुपरफिशियल वेन का जो वॉल्व रहता है इट इज बिकम क्लोज। फिर उसके बाद डीप वेन क्या होता है, ब्लड जो होता है वो हार्ट पे पहुंचा देता है। उसके बाद जब जब फीलिंग बैक वापस होता है तो इसका जो वॉल्व है सुपरफिशियल वेन का वो वॉल्व खुल जाता है, देन सुपरफिशियल वेन में ब्लड आता है, फिर सुपरफिशियल वेन से ब्लड आकर के डीप वेन में जाता है वाया दी परफोरेटर्स, देन डीप वेन में द्वारा जाकर के देन इट इज रनिंग, इट गोज थ्रू द सेफेनोफेमोरल जंक्शन, देन इट गोज टुवर्ड्स द हार्ट।
तो causes में I hope सबको clear है कि what are the causes of the varicose vein. The primary causes are when the saphenofemoral junction or the saphenofemoral becomes incompetence, and the number second is the perforators. When the perforators are become incompetence. Incompetence mean when the junction or the walls become incompetence या फिर काम करना बंद कर देता है. Then the veins become elongated, dilated and tortuous. इसलिए हमारा जो limbs में होता है ना, तो veins become tortuous, elongated, dilated ऐसा देखने को मिलता है. तो लोअर लिम्स में इट इज द मोर कॉमन साइट, बट इन केस ऑफ अदर कॉमन साइट्स है जैसे इसोफेजियल वेन में भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है. हेमोराइडल प्लेक्सेस जिसकी वजह से तुम्हारा पाइल्स होता है, ठीक है, उसके हेमोराइडल प्लेक्सेस में भी कॉमन साइट्स हो सकता है. देन पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, ठीक है, दीज आर द कॉमन साइट्स फॉर द वेरिकोज वेन. तो ये प्राइमरी कॉज के अंदर देखो ये सारे दो कॉज आ गए, एसएफ इनकॉम्पिटेंस यानी सेफेलोफेमोरल incompetence and the perforators का incompetence, ठीक है. एंड नंबर सी इज द सेकेंडरी कॉज. सेकेंडरी कॉज के अंदर मान लो डीबीटी आ गया, ठीक है, मान लो डीबीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस आ गया. ये हम लोग पढ़ेंगे कि डीबीटी के अंदर क्या कॉजेस है. तो देखो डीबीटी के अंदर मान लो, अब ये मान लो ये परफोरेटर्स, अब परफोरेटर्स में मान लो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अब मान लो परफोरेटर्स में ही मेरा कोई थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है. तो परफोरेटर्स या मेरा यहाँ पे ही वेन में ही मेरा थ्रोम्बोसिस या क्लॉट फॉर्मेशन हो गया जो हमारा डीबीटी में होता है, ठीक है. तो ये जो हमारा ब्लड है, तो ये हमारा ब्लड सुपरफिशियल वेन से डीप वेन तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा थ्रोम्बोसिस हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में नहीं जा पाएगा. बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस जो हमारा डीबीटी में होता है, डीप वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाता है. तो नॉर्मली क्या होता है, जो डीबीटी होता है वो डीप वेन में होता है, ठीक है. अगर मान लो डीप वेन में ही थ्रोम्बोसिस हो गया, क्लॉटिंग हो गया, तो डीप वेन से जो मसल्स हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा जो डीप वेन में जो ब्लड है वो ब्लड हमारा हार्ट में नहीं जा पाएगा. तो ऑल्सो डीबीटी इज ऑल्सो वन ऑफ द सेकेंडरी कॉजेज ऑफ द वेरिकोज वेन, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी. तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी तुम लोग, माइक कौन है नाहिद, माइक ऑफ करना. हाँ, देन हमारा आता है प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में भी तुम लोग देखोगे कि प्रेगनेंसी वुमेन में भी कभी कभार वेरिकोज वेन देखने को बहुत कॉमन मिलता है. तो उसमें क्या बोलते हैं पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को, कि हम लोग लेग को एलिवेट करने बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहने बोलते हैं, ठीक है, उसको रेस्ट करने बोलते हैं, लैटरल पोजीशन में उसको लेटने के लिए बोलते हैं. तो प्रेग्नेंट वुमेन में भी वेरिकोज वेन इज कॉमन, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द एब्डोमिनल प्रेशर, वो फीटस की वजह से इंक्रीज इन द एब्डोमिनल प्रेशर, जिसकी वजह से ये वाला वेरिकोज वेन देखा गया है, ठीक है. तो these are the some of the secondary causes, जिसके अंदर DVT is very much important because the deep vein is getting obstructed, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो हार्ट पे जाकर के जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, the blood is not transferred to, it is not going towards the heart because the blood is getting stasis here, or the veins are becoming, the deep vein is getting elongated, dilated and tortuous. तो occurrence किस में ज्यादा होता है, in case of old age or the patients who are more prone in females, as हम लोग ने देखा. And congenitally it is rare, and जो लोग prolonged standing होते हैं, for like the surgeons, the athletes और the policemen, ठीक है, ये जो prolonged standing इन लोग का ऐसा जॉब है, ऐसा काम है, उनमें ऐसा ज्यादातर देखा गया है. वेरिकोज वेन ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है, ठीक है. What are the etiologies? What are the etiological factors? Like we have seen the congenital incompetence of the valves in the vein. जैसे मैंने बोला कि जो valve है उसका incompetence हो जाता है, prolonged standing. Number third is the old age or the weakened person. Number 4 is the more violent muscle effort. मान लो मसल अगर ज्यादा एफर्ट देते हैं ड्यू टू प्रेशर की वजह से, ये सारा देखने को मिलता है. obesity is also one of the etiological factors for the varicose vein. Pregnant women हम लोग ने देखा. Then abdominal और pelvic में ट्यूमर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का स्टैसिस हो जाता है, the veins become tortuous and elongated. Chronic constipation because of the increase in the abdominal pressure. Varicose vein is more prone to patients of having a chronic constipated patients. Any injury to the vessel wall. So the vessel walls, mainly the deep vein or the superficial veins, due to some injury, here it becomes the walls are getting obstructed, ठीक है, ऐसा देखा गया है. तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स में. तो देखो वेरिकोज वेन करने वाले पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं. नॉर्मली जो वेरिकोज वेन वाले पेशेंट होते हैं उन लोग का जब तुम लोग वेन्स देखोगे, इट इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. विजिबल वेन्स होते हैं, थ्रेडी लाइक वेन्स होते हैं. तो वेन्स होते हैं ना, तुम लोग अगर इमेज में भी देखोगे, यहाँ पे मैं इमेज डालना भूल गया, तुम लोग इमेज देखोगे वेरिकोज वेन का पेशेंट में, जो उन लोग का जो लिम्स होता है, लोअर लेग होता है, तो उसमें वेन्स कैसे होते हैं, देखो थ्रेड लाइक होते हैं. तो थ्रेड लाइक वेन्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज थ्रेडी वेन्स.
और वेनस फ्लेयर, फ्लेयर की तरह एक होता है, वेनस को कंपेयर किया फ्लेयर की तरह, तो वेन्स आर कंपेयर टू द लाइक ऑफ फ्लेयर, ठीक है, जैसे आग जलते हैं तो इट बिकम्स थ्रेडी। तो यहाँ पे दूसरा मीनिंग है फ्लेयर का, तो यहाँ पे कंपेयर किया है, वेनस फ्लेयर यहाँ पे एक टर्म दिया है, तो उसको हम लोग थ्रेडी वेव्स भी बोल सकते हैं और वेनस फ्लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन होता है हमारा क्या बोलते हैं वेरिकोस वेन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेशेंट में प्रेजेंट प्रोमिनेंट और टॉर्चुअस वेन, जैसे मैंने बोला कि टॉर्चुअस वेन हो जाते हैं, प्रोमिनेंट वेन हो जाते हैं इन द लेग्स, ठीक है। देन हम लोग आते हैं स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एट द एंकल जॉइंट। कभी कभार क्या होता है, जो लेग्स होता है वो स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द एंकल जॉइंट, ठीक है। जो वेनस फ्लेयर होता है उसमें क्या बताया है कि जो स्किन होता है उसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डायलेटेड वेन्यूल्स, जो वेन्यूल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम वेनस फ्लेयर दिया है, ठीक है। नंबर 6 इज द पिटिंग एंड द नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा इज द मोर कॉमन इन केस ऑफ वेरिकोस वेन, एंड इन नॉन पिटिंग एडिमा इट इज मेनली फाउंड ड्यू टू लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है इचिंग सेंसेशन लेकर के, ठीक है। नंबर 8 इज द एक्जिमा। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि एक्जिमा क्यों होता है यहाँ पे, अभी देखेंगे हम लोग कि एक्जिमा क्यों हो रहा है। उसमें कभी कभार पेशेंट अल्सरेशन से भी प्रेजेंट कर पाते हैं कि अल्सरेशन हो गया है मतलब लिम्स में। डर्माटाइटिस और इचिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन होता है इन केस ऑफ पेशेंट ऑफ वेरिकोस वेन। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस में, ठीक है। वेट अ मिनट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस में, ठीक है। तो क्लिनिकल साइंस क्या क्या होते हैं, हम लोग बेसिकली साइंस में हम लोग C0 to C6, यानी कि हम लोग इसमें एक लेवल्स होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, अगर अगर नॉर्मल रहेगा तो वी गिव इट एज अ C0, ठीक है, C0 बोलते हैं। C1 में कब हम लोग बोलेंगे, C1 जब हम लोग बोलेंगे, हम लोग जब देखेंगे जो वेन्स है वो थ्रेड लाइक हो गया है और द वेन्स इट बिकम रेटिकुलर वेन्स, ठीक है। और एक मैं पॉइंट बताना भूल गया कि इन केस ऑफ वेरिकोस वेन, एटलीस्ट जो वेन होता है उसका जो डायमीटर होना चाहिए, एटलीस्ट इट शुड बी ग्रेटर देन 3 mm का डायमीटर, देन वी आर गिविंग अ टर्म एज वेरिकोस वेन। तो जो वेन होता है व्हेन इट बिकम डायलेटेड, तो जो डायलेटेड वेन होगा वो एटलीस्ट ग्रेटर देन 3 mm का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो C0 हमने दिया जब नॉर्मल है हमारा लिम्ब, ठीक है, तब हम लोग C0 दिया, तब हम लोग बोलेंगे वेरिकोस वेन नहीं है। C1 हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन द वेन्स आर बिकम थ्रेडी और द रेटिकुलर वेन्स, और उसका जो साइज होगा डायमीटर का होगा उसका अराउंड 1 to 3 mm का डायमीटर होगा, तब C1 है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका प्रोग्नोसिस खराब होते रहेगा, ठीक है। तो C2 जो है वो 3 mm का वेन का डायमीटर रहेगा, ठीक है। C3 जो है जब उसमें हम लोग कब बोलेंगे, C3 जब हम लोग बोलेंगे जब हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका जब वैल्यू हम लोग 3 कब बोलेंगे, 3 जब बोलेंगे व्हेन द वेरिकोस वेन्स आर गेटिंग इडिमेटस, तब हम बोलेंगे C3। C4 कब है, देखो व्हेन देयर इज अ स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस क्यों हो रहा है, बिकॉज तो जो वेन है, वेन वहां पे ब्लड जो हो रहा है, ब्लड बिकम स्टैसिस, वो क्या हो रहा है फर्दर ऑन, जब ब्लड स्टैसिस हो जाएगा वहां पे क्या होगा, एक बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहां पे जब ब्लड स्टैसिस होगा, व्हेन इट बिकम्स इडिमेटस, वहां पे जब स्वेलन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, एक फिजियोलॉजिकली एक इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म चलता है, वाया बॉडी खुद क्या करता है, इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, ताकि वहां पे जो वहां पे जो ब्लड स्टैसिस हो गया है, वहां पे स्वेलन हो गया है, वो बिकॉज वहां पे इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है। अब जो इन्फ्लामेशन हो रहा है फर्दर ऑन क्या हो रहा है, फर्दर ऑन आफ्टर आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम वहां पे क्या होता है, जो हो जाता है स्किन चेंजेस, वो एक्जिमेटस हो जाता है, वहां का स्किन होता है पिगमेंटेशन हो जाता है वहां के स्किन में। और फर्दर ऑन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इट बिकम्स चेंजेस इनटू स्किन अल्सर। तो स्किन अल्सर देखो ये C5 का स्टेज में दिया है, स्किन अल्सर व्हेन इट इज गेटिंग हील्ड। बाद में क्या होता है, ये स्किन अल्सर खुद में खुद बॉडी के इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म के हेल्प से वो स्किन अल्सर हील्ड हो जाता है। बट व्हेन इट चेंजेस टू एक्टिव अल्सर, वी आर सेइंग इट इज अ स्टेज ऑफ C6, ठीक है। तो C4 में स्किन चेंजेस हो रहा है, स्किन चेंजेस क्या हो रहा है, एक्जिमेटस चेंजेस, वहां पे स्किन जो है वो स्वॉलन हो रहा है, हार्ड हो रहा है, रेड कलर हो रहा है, स्किन का पिगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे इट इज अ स्टेज ऑफ C4। C5 हो रहा है when the skin ulcers are getting healed by itself, and C6 is the when it is converting into active ulcer, then it is a stage of C6, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग ने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम लोग ने देखा कौन से लेवल में हम लोग ने दिया, आइदर C0 है तो C6।
तो डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन हम लोग ने इसका लेवल C0 to C6 हम लोग ने डिसाइड करा। देन हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स हम लोग जो देखते हैं आँख से, तो हम लोग ये देखते हैं कि वेरिकोज वेन जब होता है, इट इज मेनली ऑकरिंग इन दी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, थाई के मीडियल एस्पेक्ट में होता है। और जो सेफेनोफिबुलर जो जंक्शन है, इट इज गेटिंग इनकॉम्पिटेंस फर्दर, और वहां पे क्या हो रहा है, डायलिटेशन देखने को मिल रहा है वेन का। कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बोला, फर्दर अल्सरेशन, ब्लीडिंग, डर्माटाइटिस यानी स्किन का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दीज आर द सम कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू वेरिकोज वेन। ठीक है, तो कभी कभार तुम लोग वेरिकोज वेन के साथ तुम लोग इडिमेटस, swollen, then eczematous changes, स्किन का पिगमेंटेशन, ये सब भी अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है नंबर सेकंड इज द पैल्पेशन, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन केस ऑफ वेरिकोज वेन। जो हम लोग पैल्पेशन करेंगे, अब वी हैव टू कंफर्म, जैसे हम लोग ने दो इटियोलॉजीज देखा, ड्यू टू एसएफ का इनकॉम्पिटेंस एंड ड्यू टू परफोरेटर्स का इनकॉम्पिटेंस। सो वी हैव टू क्लियर कट, वी हैव टू टेल कि किसके इनकॉम्पिटेंस की वजह से वेरिकोज वेन आ रहा है। आइदर ड्यू टू एसएफ का इनकॉम्पिटेंस की वजह से वेरिकोज वेन हो रहा है, या फिर परफोरेटर्स की वजह से इनकॉम्पिटेंस हो रहा है। ठीक है, ये फिजिशियन को डिसाइड, फिजिशियन को डिटेक्ट करना है कि अदर जो इनकॉम्पिटेंस है वो एसएफ में इनकॉम्पिटेंस है, या फिर परफोरेटर्स का इनकॉम्पिटेंस, यानी परफोरेटर्स का कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे वेरिकोज वेन हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, कफ इंपल्स टेस्ट। ठीक है, तो पेशेंट को क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में रख देते हैं। जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, जब पेशेंट लीन डाउन पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन में होता है, ड्यू टू एंटी ग्रेविटेशन की वजह से वो जो वेरिकोज वेन है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को ज्यादातर हम लोग बोलते हैं स्टॉकिंग्स पहनने का, या फिर पेशेंट को ज्यादातर जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाला जो काम है उसको नहीं करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट को करेंगे, देन क्या करेंगे, हम लोग एग्जामिन करेंगे एसएफ जंक्शन को। ठीक है, देन पेशेंट को बोलेंगे कि कफ करने के लिए, तो उसमें हम लोग चेक करेंगे वेदर देयर इज अ फ्लूइड थ्रिल और इंपल्स प्रेजेंट इन द एसएफ जंक्शन और नॉट। तो इफ इट इज प्रेजेंट, इफ वी आर गेटिंग द इंपल्स, देन वी आर सेइंग ड्यू टू एसएफ इनकॉम्पिटेंस के वजह से ये वेरिकोज वेन हो रहा है। तो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, और ये जो एसएफ जंक्शन है, सेफेनोफिब्रिल जंक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड थ्रिल चेक कर रहे हैं। पेशेंट को कफ करने बोले, और यहाँ पे हम लोग ने फिंगर दे करके कफ इंपल्स टेस्ट किया, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट किया, वेदर यहाँ पे मुझे फ्लूइड थ्रिल मिल रहा है या नहीं। इफ वी आर गेटिंग द फ्लूइड थ्रिल और इंपल्स, देन वी आर टर्मिंग इट एज लाइक इट इज ड्यू टू सिफिलिस फिब्रिल इनकॉम्पिटेंस की वजह से वेरिकोज वेन हुआ। तो ये हो गया हमारा कफ इंपल्स टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज द ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। इट इज टू चेक वेदर द परफोरेटर्स और द एसएफ इज इनकॉम्पिटेंस और नॉट। तो देखो, हम लोग पहले इसमें चेक करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रख देते हैं, देन क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं ना, सुपाइन पोजीशन में ऐसे लिटा देते हैं। ठीक है, देन पेशेंट को बोलते हैं अपना एक पाव जिसमें प्रॉब्लम है, लाइक जिसमें वेरिकोज वेन हो गया, उसको लेग को एलिवेट करने के लिए। ठीक है, लेग को एलिवेट करने के बोलेंगे, सच बिकॉज टू एम्प्टी ऑफ द लेग वेन्स। जो भी डीप वेन है जिसमें वेरिकोज वेन हो रहा है, आप उसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो ब्लड है उसको जो यहाँ पे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेग राइज करेंगे, जो हमारा जो ब्लड है वो क्या होगा, मान लो यहाँ पे जो स्टैसिस ब्लड है वो ड्यू टू एंटी ग्रेविटी फोर्स की वजह से ब्लड हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा वेन है, लेग वेन है, वो मेरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने लेग वेन को एम्प्टी किया वाया वी आर एलिवेटिंग द लेग। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एसएफ जंक्शन है, यहाँ पे हम लोग इसको प्रेशर करेंगे। ठीक है, प्रेशर हम लोग ने दे दिया, या फिर हम लोग प्रेशर ना दे करके यहाँ पे एक टॉर्निकेट बांध देते हैं, टॉर्निकेट यहाँ पे टाइट से टॉर्निकेट बांध देते हैं। ठीक है, तब अब क्या करते हैं, पेशेंट को स्टैंड कराते हैं, पेशेंट को बोलते हैं खड़े होने के लिए। जब पेशेंट खड़ा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कोई ब्लड, वहां पे कोई फिर से जो वेन है वो टॉर्चस हो रहा है कि नहीं। इसमें देखते हैं, अगर मान लो वेन टॉर्चस नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिलीज करेंगे प्रेशर को। जब हम लोग टॉर्निकेट बांधे थे, या फिर जब हम लोग हाथ से इसको टाइट करे हैं एसएफ जंक्शन को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टॉर्निकेट को लूज करके प्रेशर को रिलीज करेंगे टुवर्ड्स द एसएफ जंक्शन। तब हम लोग चेक करते हैं कि अगर मान लो जैसे ही हम लोग टॉर्निकेट को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे रैपिड गश ऑफ ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम द अबव टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब पेशेंट जब क्या होता है, अब पेशेंट बाद में इसको उससे लीन डाउन करा देते हैं। अब रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड हो जाता है फ्रॉम द अबव टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी आर रिमूविंग द टॉर्निकेट फ्रॉम द एसएफ जंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा, तब हमको ये पता चलेगा बिकॉज
वहां पे एसएफ का इनकॉम्पिटेंस था, जिसके वजह से यहाँ पे मेरा वेरिकोज वेन मेरे को यहाँ पे दिखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट से मेरे को टेंडरबर्ग टेस्ट से ये पता चल गया कि ये ड्यू टू एसएफ का इनकॉम्पिटेंस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर रैपिड गस ऑफ ब्लड हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, एसएफ जंक्शन को ही तो हमने टॉर्निकेट से टाइट से हमने वॉल्व को ही बांध दिया था, ताकि जो ब्लड है वो ब्लड नीचे नहीं आए। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ने इसका टॉर्निकेट से दे करके या फिर इसका हम लोग ने जैसे ही हम लोग ने प्रेशर रिलीज किया, फिर ब्लड क्या हो रहा है ऊपर, अबव फ्रॉम अबव टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्लड, फिर गश ऑफ ब्लड रिलीज हो रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इससे हमको ये पता चलता है due to SF का incompetence, the walls is not working properly, इसके वजह से क्या हो रहा है, वेरिकोज वेन दिखने को मिल रहा है due to SF का incompetence। Then other test to detect whether perforators का यहाँ पे incompetence है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे पता चलेगा? सो देखो यहाँ पे पेशेंट को क्या करते हैं, नो रिलीज ऑफ प्रेशर इन स्टैंडिंग पोजिशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे ही हम लोग पेशेंट को यहाँ पे सुपाइन पोजिशन में लेटाए थे, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक लेग को एलिवेट किया और यहाँ पे हम लोग ने टॉर्निकेट बांध दिया या फिर प्रेशर करके रख दिया। अब पेशेंट को क्या बोलेंगे, हम लोग टॉर्निकेट को खोलेंगे नहीं, अब पेशेंट को क्या बोलेंगे कि खड़े होने के लिए। ठीक है, अब पेशेंट को देखो, नो रिलीज ऑफ प्रेशर इन एसएफ जंक्शन, अब पेशेंट को स्टैंड होने बोलेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे, इफ देयर इज स्लो फिलिंग इन द वेन्स ऑफ द लेग, देन क्या होगा, परफोरेटर्स का इनकॉम्पिटेंस होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए थे कि देयर इज अ रैपिड गश ऑफ ब्लड फ्लो जब हमको मिलेगा व्हेन वी आर रिलीजिंग द प्रेशर, तब हमको पता चलेगा कि एसएफ का इनकॉम्पिटेंस है। अब पेशेंट को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग प्रेशर रिलीज नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को स्टैंड पोजीशन में कराएं एंड क्या करेंगे हम लोग, आस्ते आस्ते क्या करेंगे, पेशेंट को स्टैंड कराएंगे। अब जब हम लोग स्टैंड करेंगे, जब हम लोग देखेंगे वहां पे टॉर्निकेट बांधा हुआ है, टॉर्निकेट को हम लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो जब हम लोग टॉर्निकेट को रिलीज नहीं कर रहे, फिर भी देयर इज अ स्लो फिलिंग ऑफ द वेन्स ऑफ द लेग, हम क्या पता चलेगा कि ड्यू टू परफोरेटर्स के इनकॉम्पिटेंस के वजह से यहाँ पे मेरा वेरिकोज वेन होने मेरे को यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रेशर रिलीज नहीं कर रहे, इज नॉट रिलीज इन द एसएफ जंक्शन। तो एसएफ जंक्शन में जो प्रेशर था, यहाँ पे तो हम लोग ने प्रेशर, तो एसएफ जंक्शन में हमने तो प्रेशर दिया ही था, बट यहाँ जो परफोरेटर्स था विच इज कम्युनिकेटिंग द सुपरफिशियल वेन विद द डीप वेन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो फीलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमको ये पता चल गया कि हमने यहाँ पे तो टाइट दे करके रखा है, बट यहाँ पे फिर भी स्लो फीलिंग हो रहा है वेन का, तो तब हमारा ये वाला तो नहीं हो सकता, तो मेरा बच गया क्या, परफोरेटर्स। तो ड्यू टू परफोरेटर्स के इनकॉम्पिटेंस से हमारा जो ब्लड हो रहा है ये हमारा स्लो फीलिंग हो रहा है। अगर रैपिड फीलिंग होगा व्हेन वी आर रिलीजिंग द टॉर्निकेट और द प्रेशर, देन हमको क्लियर समझना है कि इट इज द एसएफ इनकॉम्पिटेंस। और इफ वी आर नॉट रिलीजिंग द प्रेशर बट स्टिल में हमारा जो ब्लड है it is having a slow feeling towards the vein of the leg, then we conclude that it is due to perforators का incompetence की वजह से। ये टेस्ट क्लियर है, टेंडरबर्ग टेस्ट क्लियर? नाहिद, परवीन, वैशाली, सालेहा, क्लियर है? आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया टेंडरबर्ग टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्ट आता है, दिस इज द मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, प्रेशर दे करके रखा था, या फिर टॉर्निकेट भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट। तो मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टॉर्निकेट हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारा टॉर्निकेट हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड और टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट साइट ऑफ द परफोरेटर्स। कौन से परफोरेटर्स में प्रॉब्लम है, तो उसको जानने के लिए हम लोग बहुत सारे टॉर्निकेट हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं और लेग को राइज करने बोलते हैं। ठीक है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में डाल देते हैं, उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं लेग राइज करने का। जो हम लोग टॉर्निकेट जो बांधते हैं, हम लोग 4 जगह टॉर्निकेट बांधते हैं। ठीक है, एक हम लोग बांधते हैं एसएफ जंक्शन में टॉर्निकेट, दूसरा हम लोग बांधते हैं मिडिल ऑफ द थाई में, थर्ड होता है जस्ट बिलो द नी, एंड द फोर्थ होता है लोअर 1/3 ऑफ लेग अबव द एंकल। तो पहला जो हम लोग टॉर्निकेट बांधते हैं, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, देखो पहला टॉर्निकेट जो हम लोग बांधते हैं, ये हम लोग यहाँ पे टुवर्ड्स द एसएफ जंक्शन यहाँ पे बांधते हैं। ठीक है, पहला टॉर्निकेट। दूसरा टॉर्निकेट बांधते हैं अबव द जस्ट टुवर्ड्स द मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो जो दूसरा हम लोग बांधते हैं, देखो हम यहाँ पे बांधते हैं। ठीक है, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, आई होप यहाँ पे बांधते हैं। ठीक है, जो तीसरा बांधते हैं, जो तीसरा हम लोग बांधते हैं जस्ट बिलो द नी, जस्ट बिलो द नी, जो हम लोग तीसरा टॉर्निकेट बांधते हैं यहाँ पे जस्ट बिलो द नी। ठीक है, जो चौथा बांधते हैं जस्ट अबव द एंकल, वो हम लोग यहाँ बांधते हैं। ठीक है, 4 टॉर्निकेट हम लोग बांधते हैं। तो जो परफोरेटर्स है, ये हमारा देखो
प्लेसमेंट वहीं पर ही हुआ है, ऊपर में भी है, मिडिल में भी है परफोरेटर्स, फिर जस्ट बिलो द नी भी है और एंकल के अबव भी परफोरेटर्स है। तो कौन से परफोरेटर्स का इनकॉम्पिटेंस हुआ है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में दे करके पेशेंट को आस करते हैं कि स्टैंड अप पोजीशन में हो जाए। अच्छा, ये शायद मीटिंग खत्म हो जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लिप दे रहा हूँ, उसमें मैं आईडी भेज रहा हूँ, यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ,